एक हेलीकॉप्टर फुल स्पीड पर उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था और उसमें से झांक रही थी जोया। उस हेलीकॉप्टर में वीरामणि के सिपाही थे और सबने बंदूक चलाना शुरू कर दिया। हेलीकॉप्टर ने एक रस्सी लटकाई जिस पर राजवीर और वीरामणि लटक गए। चारों तरफ कहर सा उठ गया। जनरल जोरावर खुद एक मशीन गन लेकर चलाने लगे। हेलीकॉप्टर दूसरी तरफ जा ही रहा था कि तभी एक जनरल जोरावर का चलाया हुआ रॉकेट हेलीकॉप्टर के किनारे पर लगा। हेलीकॉप्टर जलते हुए नीचे जंगलों की तरफ जाने लगा। राजवीर तब तक ऊपर पहुंच ही गया था और जोया का हाथ उसके हाथ में था कि अगले ही पल जोया राजवीर को लेकर नीचे कूद पड़ी। हम कहां? जोया! राजवीर ने देखा वो बर्फ से लड़े पेड़ों के बीच फंसे हुए हैं। जोया उसके पास में बेहोश पड़ी है। वीरामणि और हेलीकॉप्टर का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। राजवीर के उठाने से जोया को होश आया। हम कहाँ हैं? तुमने हमारी जान बचाई और अब हम जंगल में फंस गए हैं। अगर तुम टाइम रहते हेलीकॉप्टर से नहीं कूदती तो हम उसके साथ ही मर जाते। वज्र कहाँ है राजवीर? राजवीर ने तुरंत अपने बदन को छुआ। वज्र उसी के पास था। हमें बेस की तरफ चलना होगा। हम वीरामणि को ऐसे नहीं छोड़ सकते। राजवीर, वीरामणि इन जंगलों को हमसे बेहतर जानता है और उसके साथ उसके सिपाही भी है। वो भी कूद गए थे। अभी हमारे लिए बेस पर पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है। जोया ने राजवीर का हाथ पकड़कर दबा दिया। वो दोनों तैयार होकर वहां से आगे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ वीरामणि और उसके साथियों की जब आंख खुली तब जोरावर के सिपाहियों ने उन्हें घेर रखा था। वीरामणि ने बेहोश होने का नाटक किया और जैसे ही एक सिपाही पास आया उसने उसको मारकर बंदूक छीन ली। उसके साथी भी छूट गए। वो लोग एक छोटी सी चट्टान के पीछे छुप गए। चारों तरफ दुश्मन है। हमें किसी गाड़ी को पकड़ना होगा और फिर ऊपर वाले से प्रार्थना है कि राजवीर और जोया बेस पहुंचे। अभी वही हमारा इकलौता सहारा है। दूसरा, अगर हम इन लोगों को उलझाए रहेंगे तो ये राजवीर को ढूंढने नहीं जाएंगे। वीरामणि गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर था। छिपकर बड़ी टुकड़ी पर वार करना उसे बखूबी आता था। कुछ ही देर में वो छिपे हुए थे। जैसे ही एक खोजी टुकड़ी उनके पास आई वो सब पेड़ों से शिकारियों की तरह कूदे और सारे सिपाहियों के कुछ समझ पाने से पहले ही उनकी गर्दन काट दी। हर थोड़ी देर में वो खोजी टुकड़ी को मारते हुए आगे बढ़ने लगी। दूसरी तरफ जोया और राजवीर के लिए एक कदम चलना मुश्किल था। राजवीर जोया को अपने कंधे का सहारा देकर ले चल रहा था। तुम हम तक पहुंची कैसे? मेरे पास तुम्हारी लोकेशन नहीं थी, लेकिन जनरल जोरावर की थी। अचानक से वो लोग रुक गए और मुझे समझ आ गया कि तुम वहां होंगे। जीनियस! हमें बात कम करनी चाहिए। इतने हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन की दिक्कत। बस कुछ दूर और। उतनी ठंड और इतनी लड़ाई के बाद राजवीर के पास कोई भी डिवाइस नहीं बचा था जो उसकी मदद कर सके। उसके सेंसेस भी कम काम कर रहे थे जब बर्फ की धुंध में से एक साया अचानक से निकल कर आया। राजवीर! जोया चीख उठी। उस साये ने उछलकर एक लात राजवीर के सीने पर मारी जिससे राजवीर बच नहीं सका। जोया ने उससे लड़ने की कोशिश की लेकिन जोया थकी हुई थी। उसके वार धीमे उठ रहे थे और वो साया फुर्तीला था। उसके साथ में 3 और साये आ गए और उन्होंने दोनों को घेर लिया। तुम लोग? साये ने जोया को पकड़ा और उसके मुंह पर एक रुमाल रख दिया। जोया तुरंत उस साये की बाहों में बेहोश हो गई। राजवीर जोया को छुड़ाने के लिए भागा। जोया! पर तभी उसे अपने सिर पर बंदूक का तेज हमला दिखाई पड़ा और वो बर्फ में गिर पड़ा। बेहोश होने से पहले उसकी आंखों के सामने बस एक तस्वीर थी कि 3 साये जोया को लेकर जा रहे थे और वो कुछ नहीं कर पाया था। बर्फीला तूफान चारों तरफ फैला हुआ था। राजवीर अपनी जैकेट को अपने बदन पर कसकर लपेटे हुए आगे बढ़ रहा था। उसके पास ना कोई हथियार था और ना वज्र, लेकिन उसे सबसे ज्यादा चिंता जोया की थी। जोया, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा, बस थोड़ा इंतजार। जोया की आंखों पर पट्टी बंधी थी। जब उसे होश आया तो कुछ हाथ उसे पकड़कर अंधेरी गलियों से ले जा रहे थे। कदमों की आवाज गूंज रही थी
और जोया का दिमाग उसे बता रहा था कि वो किसी सुरंग में से गुजर रहे हैं। पानी की आवाज आ रही थी। जोया ने उनकी गिरफ्त से छूटने की कोशिश की। कौन हो तुम लोग? कहां ले जा रहे हो? शांत, समय आने पर सब पता चल जाएगा। उस आवाज में इतना ठहराव था कि जोया खुद चुप हो गई। जब जोया की आंखों से पट्टी खोली गई तो उसने देखा कि वो प्राचीन पत्थर से बने एक हॉल में खड़ी थी। वहां दीवारों पर प्राचीन निशान बने थे, ठीक वैसे जैसे उस बर्फ की गुफा में मिले थे। चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी जो पत्थर में जड़े हुए क्रिस्टल से आ रही थी। जब उसकी आंखें उस धीमी रोशनी के हिसाब से एडजस्ट हुई तो उसने देखा कि उसके आगे 7 लोग काले लबादे में खड़े हैं। उनमें से एक बोला, जोया खान, रक्षक की सभा में आपका स्वागत है। सभा? ये सब क्या है? तुम लोगों को पता है मैं कौन हूँ? हम आपके बारे में उतना जानते हैं जितना शायद आपको खुद को नहीं पता होगा। जोया अचानक से डर गई। क्या इनको वो सब पता था? जोया के दिमाग में उसके अतीत के हिस्से घूमने लगे। आतंकवादियों से भरा हुआ कश्मीर लहूलुहान, वो छोटी सी बच्ची थी। अब्बू, अब्बू आप कहाँ जा रहे हो? जोया के अब्बू ने आर्मी के कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने घुटनों पर बैठकर जोया के माथे को चूमा। जोया, एक बात हमेशा याद रखना, वतन से बढ़कर कुछ नहीं, ना अब्बू ना अम्मी। और उसके अब्बू कभी नहीं लौटे। जोया थोड़ी बड़ी थी, उसके हाथ में बंदूक थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। सामने एक आदमी जमीन में लेटा करहा रहा था। उसकी पैंट खुली हुई थी। जोया की आंखों से आंसू निकल रहे थे और नफरत भरी आंखों से उसने 2 और गोली उस आदमी के बदन में उतार दी। तभी 2 मजबूत हाथों ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शाबाश जोया, तुम आज बड़ी हो गई हो। ये हैवान था। मुझे ट्रेनिंग चाहिए। मैं अपने देश को ऐसे हैवानों से बचाना चाहती हूँ। इस लड़ाई को खत्म करना चाहती हूँ जो इंसानों को दरिंदा बना देता है। मुझे अपने अब्बू को ढूंढना है। राजवीर जंगलों के बीच खो गया था। चारों तरफ सफेद बर्फ थी। वो सांस लेने के लिए एक पत्थर का सहारा लेकर खड़ा हो गया और तभी उसे कुछ दिखा। ये निशान। उसने जल्दी से अपने कपड़ों से उस पत्थर से बर्फ हटाई और उस पर बने निशान उभर आए। ये तो वही निशान है जो उस गुफा में थे। जोया, मैं आ रहा हूं। राजवीर ने एक गहरी सांस ली और उस तूफान के अंदर घुसने लगा। उधर सभा में जोया रक्षकों के सवालों का जवाब दे रही थी। क्या इस रास्ते पर चलने का मकसद तुम्हारा अपना था? हाँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती हो? ट्राई मी। आजाद भारत या फिर असीम ताकत? आजाद भारत। अपने अब्बू और अपने देश में से चुनना पड़े तो किसे चुनोगी? मेरे अब्बू मुझे कभी माफ नहीं करेंगे अगर मैंने उन्हें चुना। क्या अपने मकसद के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो? जोया की आंखों में एक आग सी जल रही थी। उसने कुछ कहा नहीं, बस उस आदमी की आंखों में देखती रही। क्या वो देख सकता था कि कैसे जोया ने खुद को तैयार किया था हर मुश्किल के लिए? मेरे अतीत ने मुझे सिखाया है कि अगर तुमने लड़ना बंद कर दिया तो तुम जीत नहीं सकते। लड़ने का मतलब है जीतने की उम्मीद है। वो 7 आदमी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनमें से एक ने आगे बढ़कर जोया के हाथ पैरों को खोल दिया और उसे लेकर एक छोटी सी कोठरी में गए। वहां पर वज्र रखा था। उस आदमी ने जोया को इशारा किया कि वो वज्र पर हाथ रखे। जोया ने हाथ रखा और वज्र पर बने निशान चमक उठे। अगर तुम सच में इसके लायक हो तो ये वज्र तुम्हें वो दिखाएगा जो जरूरी है, नहीं तो तुम्हारी जान ले लेगा। जोया की आंखें सफेद हो गई। उसके कदम हवा में 1 फुट ऊपर उठ गए। उसे अपने अब्बू दिखने लगे, उसके साथी और राजवीर। उसने देखा कि वो और राजवीर हाथ पकड़े खड़े हैं। उनके हाथ में महाअस्त्र है और राजवीर उसकी तरफ देखता है। जोया, ये कहानी तुम्हारे फैसले से खत्म होगी। मैं हीरो नहीं हूं। अगले ही पल जोया चीख पड़ी और जमीन पर गिर पड़ी। वो हाँफ रही थी। आदमी ने उसे उठाया। टेस्ट पूरा हुआ। तुम वज्र के काबिल हो और ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। लेकिन याद रखना,
हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, हर सपने की, हर उम्मीद की। राजवीर तूफान से निकलकर एक गांव के किनारे पहुंचा, जो ऐसे समय में जमा हुआ लग रहा था। चारों तरफ एक अजीब सी छाया थी और उस पूरे गांव के एक घर से सफेद रोशनी निकल रही थी। जोया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैं आ रहा हूं। उसी हॉल में जिसमें कुछ देर पहले जोया खड़ी थी, रक्षक सभा उसके सामने थी। वो लोग ध्यान से राजवीर को देख रहे थे। तुम्हारी दोस्त हमारे पास है, लेकिन तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। वज्र को हासिल करने के लिए मैंने हिमरक्षक को हराया था, तभी वज्र मेरे हाथ में है। वो सिर्फ वज्र को लेने के लिए है, लेकिन नियम के अनुसार तुम्हें हमारी भी अनुमति की जरूरत होगी। आप लोग दूसरे महास्त्रों का पता भी जानते हैं? अभी केवल वज्र से नाता है राजवीर। बताओ, क्या तुम काबिलियत साबित करने के लिए तैयार हो या फिर वापस लौटना चाहोगे? राजवीर ने कभी भी वापस लौटना सीखा नहीं था। उसने हामी भर दी। उन लोगों ने राजवीर की आंखों पर पट्टी बांध दी और उसे एक दूसरे कमरे में लेकर गए। अचानक से राजवीर को अपने बदन में कुछ चुभता महसूस हुआ। जब उसकी आंख खुली तो उसके हाथों में खंजर था और सामने आग जल रही थी। वो अकेला था। ये क्या है? मैं कहां हूं? राजवीर जहां भी भागने की कोशिश कर रहा था, वहां सामने आग लग जा रही थी और तब उसे आवाजें आने लगी। पापा, मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं पापा के बिना नहीं जी सकता। राजवीर, तुमने अपने देश को धोखा दिया है। तुम कमजोर निकले। राजवीर, तुम सिपाही नहीं हो। तुमने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया। हमने तुमसे उम्मीद लगाई थी राजवीर। वो आवाजें इस कदर राजवीर पर हावी होने लगी कि राजवीर ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन वो बहुत तेज थी और आग उस तक पहुंच रही थी। उसने तभी देखा कि वो खुद के सामने खड़ा है। आग की दीवार के पार वही खड़ा है, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा निशान है। तुम कौन हो? मैं तुम हूं जो आगे हो जाऊंगा। आगे? क्या आगे आजाद भारत का सपना? नहीं। तुमने जोया को क्यों मारा राजवीर? क्या मैंने जोया को मार दिया? हाँ, अपनी जान बचाने के लिए तुमने सबको कुर्बान कर दिया। जोया, वीरमणि, सबको। और तुम बन गए ये डिक्टेटर राजवीर। अचानक से राजवीर ने सामने देखा और अपने हाथों को और उसने खंजर को अपने ही पेट में मार लिया। उसका खून बहने लगा और उससे आग बुझ गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो वज्र के सामने लेटा है और बिल्कुल सही है। वज्र चमक रहा था और उसके पास रक्षक खड़े थे। वो सब क्या था? बहुत खूब राजवीर, हमें नहीं पता। वो तुम्हारे अंदर की लड़ाई थी, तुम्हारे अपने डर। लेकिन तुम उससे बाहर आए। तुम वज्र के काबिल हो। वज्र से पहले मैं जोया से मिलना चाहता हूं। राजवीर को एक कमरे में ले जाया गया। वहां उसने कपड़े बदले और खाना खाया कि तभी जोया दौड़ते हुए उसके पास आ गई। दोनों ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा और गले लगा लिया। राजवीर ने कसकर जोया को पकड़ा था। मुझे एक पल को लगा। मुझे भी। उन्हें पता था कि रक्षक देख रहे हैं और ऊपर से उनके सामने बहुत बड़ा टास्क था, तो दोनों अलग हुए। जोया तुरंत उसे एक कमरे में ले गई और उसके सामने एक बहुत पुरानी किताब खोल दी। तुम बिलीव नहीं करोगे कि ये अस्त्र असल में क्या कर सकते हैं। ये करेंगे ना? राजवीर, ये अस्त्र असल में पहले एक महायुद्ध में इस्तेमाल हुए थे। मतलब एक साथ नहीं, अलग अलग समय पर। इसमें हमारी खोई हुई संस्कृति की शक्ति है। जो भी इनको इस्तेमाल करेगा वो किसी देवता से कम नहीं। मतलब ये वही वज्र है जो दधीची की हड्डियों से बना है, जो इंद्र ने इस्तेमाल किया था? एक तरीके से। वो त्रिशूल, चक्र और शंख वो असलियत में प्राचीन समय में इस्तेमाल हुए हैं। जादू कहकर हम उनको छोटा कर देंगे, पर असल में हमारी संस्कृति की पूरी नॉलेज और विज्ञान उसमें निहित है। राजवीर आंखें फाड़कर जोया के साथ अस्त्रों के इतिहास के बारे में जान रहा था कि दूसरी तरफ वीरामणि और उसके साथी जोरावर की फौजी टुकड़ी से लड़ते हुए पीछे हट रहे थे। हमारी गोलियां खत्म हो रही है। ऐसे ही चलता रहा तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। अच्छी बात है कि इतनी देर तक हमने उसे टाल दिया है। राजवीर और जोया सुरक्षित पहुंच गए होंगे। तभी एक बॉम्ब का धमाका हुआ।
वीरामणि और उसके साथियों को पीछे हटना पड़ा। एक तूफान ने उन सबको घेर लिया, जिससे बचते हुए वो एक गांव में पहुंचे। ये गांव कौन सा है? कभी देखा नहीं, लेकिन चलो अच्छा है, कोई ठिकाना मिलेगा। वीरामणि अपने साथियों के साथ जल्दी से उस गांव में भागा। वहां एक घर में रोशनी थी और जैसे ही वो उसके अंदर गए, उनके सामने जो था उसे देखकर वो चौंक उठे। वीरामणि? जोया और राजवीर को देखकर वीरामणि चौंक उठा। रक्षक वहीं पर थे और उनके हाथ में हथियार थे। ये दोस्त है वीरामणि। राजवीर और जोया ने वीरामणि को गले लगा लिया। तुम लोग यहाँ आओ, मैं तुम दोनों को रास्ता देने के लिए उन पर गुरिल्ला अटैक कर रहा था। और ये जगह क्या है? कमाल है वीरामणि, तुम्हें रक्षक की सभा के बारे में नहीं पता। हमें वज्र पूरी तरह मिल चुका है। तभी एक रक्षक दौड़ता हुआ आया। हमें चारों तरफ से फौज ने घेर लिया है। राजवीर ने बाहर झांका। तूफान के अंदर से पूरी की पूरी फौज उनकी तरफ आ रही थी। एक तरफ वज्र और उसके दोस्त उसके साथ थे और दूसरी तरफ दुश्मन अपनी पूरी ताकत के साथ उससे लड़ने आ रहा था। जोया ने राजवीर का हाथ कसकर पकड़ लिया और वो लोग जंग के लिए तैयार होने लगे। घाटी में छुपा हुआ रक्षकों का वो गांव अब चारों तरफ से जोरावर की फोर्स से घिर चुका था। राजवीर, वीरामणि, जोया रक्षकों के साथ घर में थे और उनके बीच बहस चल रही थी। तुम समझ नहीं रहे हो राजवीर। ठीक है, तुम और जोया वज्र के काबिल हो, लेकिन ये हथियार नहीं है जिसका इस्तेमाल करके तुम अपने दुश्मनों से बचो। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर ये जोरावर के हाथ में चला गया तो सच में तबाही ला देगा। इससे बेहतर ये नहीं होगा कि हम इसका इस्तेमाल करके उनसे बचे और फिर इसके जरिए भारत को जोड़े। राजवीर, उनकी बात भी समझो। उनके लिए हम पर यूं भरोसा करना आसान नहीं होगा। जोया सही कह रही है राजवीर, चुनाव सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये तुमसे और हमसे कहीं बड़ा है। तभी बाहर एक धमाका होता है और सब चौंक जाते हैं। जोरावर की फोर्स गोलियां चलाने लगती है। एक के बाद एक घर जल उठता है। रक्षक भी अपनी बंदूकों से उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही देर में जोरावर अपने सिपाहियों के साथ उनके घर के अंदर होता है। मुझे वज्र चाहिए, नहीं तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। मेरे होते हुए नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो राजवीर? तुम सिर्फ एक मोहरे हो इस खेल में और ये खेल तुम्हारी समझ का नहीं है। ठीक है, लेकिन मोहरा अगर सही जगह पहुंच जाए तो वजीर बन सकता है और तब वो किसी को जीतने नहीं देता। जोरावर और राजवीर की लड़ाई होने लगती है। जोया और वीरामणि उसके सिपाहियों को रोक रहे होते हैं। राजवीर जल्दी से अंदर भागता है जहां वज्र होता है और उसे अपने हाथों में लेता है, लेकिन तभी वज्र चमकने लगता है। राजवीर का हाथ कांपता है। एक रक्षक वहां कांपते हुए आता है। मैंने कहा था राजवीर, इसका इस्तेमाल गलत इरादे के लिए मत करना। अब वज्र को कोई नहीं संभाल सकता। जोरावर मौके का फायदा उठाकर राजवीर की छाती पर लात मारता है। राजवीर पीछे गिर पड़ता है और वज्र उसके हाथ से छूट जाता है। जोरावर जैसे ही वज्र उठाता है, धरती और तेज हिलने लगती है। तुम लोग आपस की लड़ाई में अपने आप को ही खत्म कर दोगे, फिर बचाने के लिए क्या बचेगा? तुम समझो कि ये वज्र ये विजय के लिए कभी बना ही नहीं है, वो बैलेंस के लिए बना है। बैलेंस? दुनिया संतुलन की परवाह नहीं करती। जिसके पास ताकत है वही जीत सकता है और वही कुछ कर सकता है। जनरल जोरावर भूल गए हैं, आप ही कहा करते थे कि बिना मकसद के ताकत बेकार है। हमें वज्र का इस्तेमाल आजाद भारत को एक करने के लिए करना है, तबाही के लिए नहीं। जोरावर को जैसे झटका सा लगता है। वो एक पल के लिए वज्र को देखने लगा। जनरल, वज्र की ताकत असलियत में जो उसे धारण करता है उसके दिल का हाल बताती है। तुम्हारे दिल में सिर्फ नफरत है, इसलिए वो तबाही ला रहा है और उसका शिकार हम सब बनेंगे। देखते ही देखते वज्र की रोशनी तेज हो गई और उनके पैरों तले जमीन हिलने लगी। राजवीर, कुछ करो, वज्र फटने वाला है। अगर ये फट गया तो कुछ नहीं बचेगा। राजवीर जल्दी से जोरावर के पास जाता है, जो अवाक सा खड़ा वज्र को देख रहा था। राजवीर जल्दी से उसके हाथ से वज्र को लेता है। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ अपने देश को एक करना चाहता हूँ। राजवीर के हाथ कांपने लगते हैं। रोशनी बहुत तेज हो जाती है। पूरा गांव अचानक से हिलने लगता है। तभी एक सिपाही अंदर आता है। जनरल, एक तूफान आ रहा है, हमें निकलना होगा। चौपर तैयार है। जोरावर जैसे बेहोश था और वज्र को देख रहा था। राजवीर लगातार वज्र को संभाल रहा था,
तभी जोरावर राजवीर की गर्दन पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है। मैं तुझे मार दूंगा। अगर मैं अपनी हिमालयन फोर्सेस के लिए ये वज्र नहीं ले पाया तो क्या कर पाया? मैं तुझे मार दूंगा। रक्षक जोरावर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जोरावर उसको गोली मार देता है। राजवीर जोरावर को धक्का देता है। एक ही रास्ता है राजवीर, साबित करो कि तुम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हो। या तो मुझे मार दो या ये वज्र ले जाओ, नहीं तो वज्र मुझे दो। और राजवीर जोरावर की आंखों में देख रहा था, जो पागल हो चुका था। क्या हुआ राजवीर, सच्चे देशभक्त नहीं हो? इतना नहीं कर सकते? वज्र का इस्तेमाल करो और मुझे मार दो, तुम्हारा दुश्मन, और फिर तुम आजाद हो। तुम हिमालयन फोर्सेस को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। राजवीर वज्र को देख रहा था और उसके मन में रक्षक की आवाज गूंज रही थी। वज्र वही शक्ति देगा, वरदान बनेगा या श्राप, जैसा कि उसके धारण करने वाले के दिल में होगा। राजवीर के लिए देश सबसे जरूरी था। उसने एक गहरी सांस ली और जोरावर की आंखों में देखा। उसके हाथ वज्र को हाथ में लेकर ऊपर उठे। जोरावर ने हंसते हुए मौत को स्वीकार कर लिया था। उसने अपनी बाहें फैला ली। अगले पल सब तबाह हो गया। पूरा घर जैसे तूफान में उड़ गया। उस तूफान के बीच में सिर्फ वज्र चमक रहा था, किसी बिजली सा। एक बवंडर सारे घरों को खा रहा था और उसकी गूंज आसमान तक पहुंच रही थी। दुनिया की तबाही शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ तेज बर्फ के बवंडर की आवाज थी। देखो तो दूर दूर तक सफेदी की चादर और कुछ नहीं। और उसके ठीक बीच में राजवीर, जोया और वीरामणि। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये तूफान हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये वज्र का लाया हुआ है, तो तुम उसे कंट्रोल करो। अब तो तुम दोनों वज्र के काबिल हो। राजवीर ने वज्र पर अपनी पकड़ मजबूत की और आंखें बंद कर ली। उसे अपने बदन में वज्र की ताकत महसूस हो रही थी। तूफान और तेज हो गया। वीरामणि ने जोया को इशारा किया। उसका ध्यान भंग मत होने दो जोया, हमें हर हाल में यहाँ से जिंदा निकलना है। जोरावर बेहोश सा खड़ा था। राजवीर ने उसे जिंदा छोड़ दिया था। जैसे ही राजवीर ने वज्र उठाया, एक तूफान आया। जोरावर वज्र की वो शक्ति देखकर चुप खड़ा था। सिपाही उसे जगाने लगे। सर चलिए, नहीं तो हमारी जान को खतरा है। उसने मुझे नहीं मारा। मैं जानता था वो कभी मुझे मार ही नहीं सकता, लेकिन अब वो वज्र तो मुझे चाहिए। तुमने देखा कि वो वज्र क्या कर सकता है? देखा सर, लेकिन अभी वो वज्र के साथ तूफान के बीच में है। हम वो उससे हासिल नहीं कर सकते। जोरावर ने गुस्से से उस सिपाही को देखा। उसकी आंखों से गुस्सा टपक रहा था। तुम्हें पता है वो वज्र कितना जरूरी है? एक मिनट, यहाँ देखो। वज्र से जुड़ी कोई किताब या पांडुलिपि होगी। वज्र ना सही, लेकिन उसकी पांडुलिपि, वो मशीन जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर सकती है, उसके लिए वज्र चाहिए। जोरावर और सिपाही वहां पांडुलिपि ढूंढने लगे। दूसरी तरफ राजवीर लगातार कोशिश कर रहा था कि तूफान थम जाए। उसके पैर हवा में उखड़ रहे थे। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसे लगा अगर जल्दी नहीं की तो वो तूफान उसके बदन के परखच्चे उड़ा देगा। राजवीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वज्र पर ध्यान केंद्रित किया। वज्र जैसे जिंदा है। राजवीर ने ध्यान लगाते हुए अपनी सांस धीमी की। वो उन प्राचीन महारथियों को याद करने लगा जिन्होंने ये अद्भुत अस्त्र और ये ताकत बनाई। उसे लगा वो उनसे बात कर सकता है। मैं राजवीर वादा करता हूं कि किसी भी हालत में अपने देश की धरोहर, इन महाअस्त्रों को गलत इरादे के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। राजवीर लगातार वो बात दोहराने लगा। धीमे धीमे तूफान जैसे थमने लगा। वज्र की चमक भी कम पड़ने लगी। जोया और वीरामणि ने यह देखकर राहत की सांस ली। वीरामणि, देखो तूफान रुक रहा है। राजवीर ने कर दिखाया। कुछ देर में जब तूफान बंद हुआ तो उस घाटी का नक्शा बदल चुका था। कुछ देर पहले जो घर वहां दिख रहे थे, अब बर्फ के मैदान के सिवा कुछ नहीं था। तूफान ने जैसे सब कुछ मिटा दिया था। तूफान थमते ही राजवीर जमीन पर गिर पड़ा। जोया और वीरामणि उसके पास दौड़ कर आए। वीरामणि ने उसे कंधे का सहारा देकर खड़ा किया। मेरे दोस्त,
तुमने कर दिखाया। तुमने वज्र की शक्ति से सब ठीक कर दिया। और जनरल जोरावर? वो चाहता था कि मैं उसे मार दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं कर ही नहीं सकता। अचानक से मुझे लगा कि उससे बचने के लिए मैं तूफान ला सकता हूँ। जैसे ही मैंने तूफान का सोचा, तूफान आ गया। और फिर तुम जानते ही हो। चले? नहीं, रक्षक कहाँ है? वो लोग चारों तरफ रक्षकों को ढूंढने लगे। सिर्फ 6 रक्षक बचे थे। वो एक पेड़ के किनारे राजवीर से मिले। हमारा काम पूरा हुआ। मतलब तुमने साबित कर दिया कि तुम वज्र का इस्तेमाल सही चीज के लिए करोगे। लेकिन एक बात याद रखना राजवीर, वज्र तुम्हारे दिल की आवाज सुनता है। जब तक तुम्हारे दिल में नेक इरादे हैं, ये तुम्हारा साथ देगा। नहीं तो वज्र में प्राचीन विद्या है। वो भांप लेता है। वो फिर ऐसी तबाही लाएगा जो संभाले नहीं संभलेगी। इसलिए इसे किसी भी हाल में गलत हाथों में पड़ने मत देना। आज से वज्र की जिम्मेदारी राजवीर की। और आप लोग, हमारा काम पूरा हुआ। अब हम लोग दूर चले जाएंगे। और जब आजाद भारत एक हो जाएगा, तब वज्र का क्या करूंगा? समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। बस अपनी अच्छाई पर यकीन रखना, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। रक्षकों ने हाथ ऊपर कर राजवीर को आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते वहां से चले गए। राजवीर, जोया और वीरामणि उस बदले हुए बर्फ के मैदान में आगे बढ़ रहे थे। उनके लिए सारे रास्ते बदल गए थे और जोया के पास जो भी डिवाइस था वो खराब हो चुका था। जोरावर किसी भी तरीके से हमारा साथ नहीं दे सकता? मुझे लगा तो वही था, लेकिन वो जैसे पागल हो गया। वो मुझे मारने पर लगा हुआ था। कुछ तो है जो वो प्लान कर रहा है। कुछ भी हो, वज्र हमारे पास है। अब हम एक कदम आगे हैं। बस यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना है। मिल जाएगा। अच्छी बात है कि उस तूफान ने जोरावर की पूरी फौज को यहाँ दफन कर दिया है। इतने लोगों की मौत किस लिए? मैं उसे रोक सकता था। जोया ने राजवीर के हाथ को पकड़ लिया। तुम आगे कितने लोगों की जान बचाओगे, ये सोचो। ये देश कब से जल रहा है। जब एक होगा, तब एक सुनहरा भविष्य बनेगा। हम वो दिन जरूर देखेंगे। राजवीर ने जोया के हाथ को उतनी ही मजबूती से पकड़ लिया। वो 3 योद्धा आगे बढ़ने लगे, बेस की तरफ, आजाद भारत के अगले कदम की तरफ। उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जनरल जोरावर अपने बेस पर पहुंच चुका था और अब तक की सबसे बड़ी बाजी चलने की तैयारी कर रहा था। तूफान के बाद के पहाड़ का नक्शा ही बदल गया था। राजवीर, जोया और वीरामणि एक दूसरे का हाथ पकड़े पहाड़ से उतर रहे थे, जहां कदम कदम पर जान जाने का खतरा था। हमें ध्यान रखना होगा, एक कदम। जोया ने अपनी जेब से एक डिवाइस निकाला और चेक किया। तूफान ने पूरा नक्शा ही बदल दिया है। मुझे रास्ते के सिग्नल मिल रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ दिख नहीं रहा। वीरामणि अचानक से रुक गया और इशारे से उनको सामने तबाही का मंजर दिखाने लगा। वो देखो, वहां हिमालयन फोर्सेस का बेस होता था और अब उजड़ा पड़ा है। वो लोग जल्दी से उस उजड़े बेस पर पहुंचे। चारों तरफ बर्फ में दबे लोग, लोहा और मशीन पड़ी थी। वो लोग ध्यान से बंदूक हाथ में लिए पूरे बेस की छानबीन करने लगे। ये सब वज्र ने किया? वो भी जब मैंने सिर्फ अपनी जान बचानी चाहिए। इतनी तबाही! अगर ये जोरावर के हाथों या फिर किसी और के हाथ में पड़ गया तो? कभी कभी सब कुछ तबाह होने के बाद ही नए रास्ते नजर आते हैं। जोया ने राजवीर के हाथ को पकड़ लिया और उसके बिल्कुल नजदीक चली गई। उनकी आंखें मिली और राजवीर मुस्कुरा उठा। किसी को पता नहीं है कि वज्र की ताकत कितनी खतरनाक है। हमें भी क्या ही पता है मेरे दोस्त। हम सिर्फ बचने के लिए नहीं लड़ रहे, हम कुछ ऐसा कंट्रोल करने के लिए लड़ रहे हैं जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। एक नया रूप। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे अपने बचाव के लिए नहीं, बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल करें। जोया, वीरमणि, अगर तुम्हें कभी भी लगे कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं तो तुरंत मुझे मार देना। राजवीर की बात सुन दोनों एक पल को चुप हो गए। तभी जोया चौंक उठी। उसकी कमर में रेडियो डिवाइस था। उसमें से आवाज आने लगी। बेस डिस्ट्रॉयड। जोरावर के ऑर्डर्स क्लियर नहीं है। फॉल बैक टू सेकेंडरी पोजीशन। जोरावर हमारी मदद नहीं कर सकता। आज तबाही। कुछ देर तक सुनने के बाद जोया की आंखें चमक उठी। लगता है जोरावर के खिलाफ उसके ही लोग हो रहे हैं। यही हमारा मौका है। कुछ देर बाद उन्होंने बेस से अपने काम की चीजें उठा ली थी और तैयार हो रहे थे। राजवीर और जोया अपनी बंदूकें चेक कर रहे थे। तुम रेडी हो?
मैं तो कब से रेडी हूँ राजवीर। जोया ये कहते हुए राजवीर के इतने पास आ गई थी कि उसके होंठ राजवीर के कान से छू रहे थे। तुम रेडी हो? राजवीर रुक सा गया। उसकी सांसें गहरी हुई और उसने अपने चेहरे को जोया की तरफ मोड़ दिया। उसके होंठ जोया के होंठों से बस जुड़ने ही वाले थे। तुम्हारे साथ मैं हमेशा रेडी हूं। उन दोनों की आंखें एक दूसरे से जुड़ी थी कि तभी वीरामणि की आवाज आई। तुम दोनों की प्यार भरी बातें खत्म हो गई हो तो मैं बताना चाहूंगा कि मुझे जोरावर की फोर्स की एक टुकड़ी दिखी है पास में। हम उनसे नए बेस का पता ले सकते हैं। राजवीर और जोया अलग हुए। कुछ देर में वो उस तेज बर्फीली हवा में पेड़ों के पीछे छिपे थे। आगे एक टुकड़ी थी कि तभी अचानक उस टुकड़ी पर गोलियां चलने लगी। जोरावर की दूसरी फोर्स के 5 सिपाही आकर उन पर हमला करने लगे। अभी इनको आपस में लड़ने दो। कुछ ही देर में वहां पर सिर्फ 6 सिपाही रह गए। राजवीर ने जोया और वीरामणि को इशारा किया। वीरामणि फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और वहां से एक आवाज निकालने लगा। जैसे ही वीरामणि की आवाज आई वो सिपाही ऊपर देखने लगे और उन्होंने देखा कि वीरामणि सीधा उनके ऊपर हाथों में 2 बड़े चाकू लिए कूद रहा था। इससे पहले कि वो बंदूक निकाल पाते वीरामणि ने एक चाकू फेंककर पड़ोस में खड़े सिपाही की गर्दन में मार दिया था और दूसरा चाकू पकड़े हुए उसने सिपाही के माथे में मारा जो नीचे खड़ा था। तभी राजवीर दौड़ता हुआ आया और उसने वीरामणि पर अटैक करने जा रहे एक सिपाही की गर्दन को मरोड़ दिया। तब तक जोया भी दूसरी तरफ से पहुंची एक सिपाही के पेट पर उछलकर लात मारी। जोया ने उसका सिर पकड़ा और बर्फ में इतनी बार मारा कि वो तुरंत ही बेहोश हो गया। बचे 2 को राजवीर और वीरामणि ने अगले ही पल ढेर कर दिया था। बिना किसी आवाज के वो 5 सिपाही मर गए थे। वीरामणि, तुम्हें मुझे सिखाओगे? वीरामणि हंस पड़ा। बेहोश हुआ सिपाही तब जागा जब उसके चेहरे पर पानी आया। वो पेड़ से बंधा हुआ था। उसके सामने 3 लोग खड़े थे। उनमें से एक की आंखें बिल्कुल लाल थी और वो उसके चेहरे के बिल्कुल पास था। उस आदमी ने चाकू लिया और उसकी नोक को उस सिपाही के गाल पर रख दिया। सिपाही की जान सूख गई। वो हैवान आदमी गुस्से से चाकू को उसके गाल में घुसाने ही वाला था कि उसके पीछे खड़े आदमी ने उसे रोका। रुक जाओ वीरामणि, उसे मारने की जरूरत नहीं, बता देगा, है ना? सिपाही ने अगले ही पल सब उगलना शुरू कर दिया। कुछ देर में उन लोगों को पूरी जानकारी थी कि मेन बेस पर कितने लोग थे और कब वो लोग रिबेलियन वॉर करने वाले थे। मशीन! जोरावर भी वहां किसी मशीन की बात कर रहा था। कुछ बहुत भयंकर होने वाला है। हम उस सब से निपट लेंगे। अब हमें सब पता है। बस एक अच्छा सा प्लान, बाकी तो ये आपस में लड़कर ही हमारे लिए रास्ता साफ कर देंगे। पर वो जोरावर है। हमारे पास बस यही मौका है उसकी ताकत को हमेशा के लिए खत्म करने का। ये कहते हुए जोया ने उस सिपाही की गर्दन को मरोड़ दिया। सिपाही अगले एपिसोड को सुनने के लिए आपका कॉइन बैलेंस सफिशिएंट नहीं